स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप यूजीसी नेट, टीएलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, जेएससी, जीडीसी, केबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चाँद का मुंह टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित है? ए करे कि स्वप्न कथा, बी भूल गलती, सी करे ब्रह्म राक्षस, और डी करे कि ये सभी। तो आपको ये बताना कि इसमें से कौन सी कविता जो है इस संकलन में संकलित है। तो ये सभी कविताएं इसमें संकलित हैं। विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो सही होगा। इसका प्रकाशन 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है? ए कृष्णा सोबती, बी मन्नू भंडारी, सी मृदुला गर्ग, और डी उषा प्रेमवदा। तो दूसरे का उत्तर बताना है। तो मिलजुल मन उपन्यास की बात करें तो इसका प्रकाशन 2009 में हुआ था, और उसकी लेखिका मृदुला गर्ग है। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। तीसरे सवाल पर आते। तीसरा सवाल कह रहा है कि हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार हैं। ए शिव सिंह सेंगर, बी मिश्र बंधु, सी रामचंद्र शुक्ल, और डी श्याम सुंदर दास। तो आपको ये बताना है कि हिंदी नवरत्न जो एक आलोचनात्मक कृति है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक मिश्र बंधु हैं। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहे कि आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? ए तात्पर्य, बी लक्षणा, सी अभिधा, और डी काव्यांग का। तो आपको ये बताना है कि वामन ने जो है काव्य हित के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? तो काव्यांग का व्यवहार किया है। विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो सही होगा, सवाल नंबर चौथे का। पांचवें सवाल पर आते हैं। कह रहे कि भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए आचार्य विश्वनाथ ने, बी आचार्य जगन्नाथ ने, सी आचार्य भट्टनायक ने, और डी कह रहे कि आचार्य अभिनव गुप्त ने। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है कि साधारणीकरण का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो आचार्य भट्टनायक ने किया। विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। छठवें प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है? ए करे कि बाह्य भावावेग पर बल, बी करे कि कल्पना व्यवहार का महत्व, सी करे कि व्यक्ति स्वातंत्र्य पर बल, और डी करे कि मानवतावादी जीवन दृष्टि पर बल। तो छठवें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता इसमें से नहीं है। तो विकल्प ए नहीं है, बाह्य भावावेग पर बल, ये इसकी विशेषता नहीं है। सातवें सवाल पर आते हैं। सातवां कह रहे कि कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उल्लेख, बी विभावना, सी उत्प्रेक्षा, और डी कह रहा है व्यतिरेक अलंकार। तो सातवें में आपको बताना है कि ये जो पंक्ति लिखी है इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। में उपमान की कल्पना रहती है इसमें, और मानो जो है इसका वाचक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि हिम के कणों से पूर्ण मानो, तो जो कल्पना की बात करता है, संभावना की बात करता है, तो अलंकार जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आठवें प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? ए कह रहा है चौपाई, बी हरि गीतिका, सी कह रहा है रोला, और डी कह रहा है मालिनी। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा छंद है, अर्थात ये जो पंक्ति लिखी है वो किस छंद में जो है वो लिखी हुई है, ये आपको बताना है। ए चौपाई, बी कह रहा है हरि गीतिका, सी कह रहा है रुला, और डी कह रहा है मालिनी। तो अगर आठवें का उत्तर देखा जाए तो आठवें का उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। यह हरिगीतिका छंद में जो है वो लिखा हुआ है। किस छंद में लिखा है? हरिगीतिका छंद में लिखा हुआ है। हरिगीतिका छंद जो है एक सम मात्रिक छंद होता है। प्रत्येक चरण में 16 और 12 की मात्राओं प्रति के साथ कुल इसमें जो है वो 28 मात्राएं होती हैं, और इसमें चरणों की संख्या जो है वो 4 चरण होते हैं। अब आते हैं नवें सवाल पर। नवां सवाल कह रहा है कि मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? ए कह रहा है वर्ण, बी समरूप ग्रेफिम, सी कह रहा है रूप, और डी कह रहा है शब्द। तो आपको ये बताना है कि मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। तो इसे जो है हम समरूप ग्रेफिम कहते हैं भाषा विज्ञान में।
जब कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है तो उसके साथ पूरा स्वर नहीं लिखा जाता, बल्कि केवल स्वर की मात्रा जो है वो लिखी जाती है, और उसी मात्रा स्वर को जो है हम समरूप ग्रेफिंग कहते हैं। 10वें सवाल पर आते हैं। 10वां सवाल कह रहा है कि हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन-सा शब्द आएगा? जो नीचे 4 विकल्प दिए हैं, ए करें अंकना, बी करें अकंठ, सी करें अंकन और डी करें अर्क। तो आपको ये बताना है कि हिंदी शब्दकोश में इनमें से सबसे पहले कौन आएगा? तो अंकन आएगा, विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 11, कह रहे हैं वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके उन्हें हम क्या कहेंगे? ए रूढ़, बी योग रूढ़, सी यौगिक और डी करें कि प्रयुक्त। तो ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं होते हैं उसे हम रूढ़ शब्द या मूल शब्द कहते हैं, विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। 12 कह रहे हैं कि हरिदासी संप्रदाय को अन्य नाम से पुकारा जाता है, और जो नाम पुकारा जाता है एक अन्य नाम, वो नाम क्या है? ए कह रहे हैं अष्टछाप संप्रदाय, बी कह रहे कि राधा वल्लभी संप्रदाय, सी कह रहे हैं कि सखी संप्रदाय और डी कह रहे कि चिंत्या चिंत संप्रदाय। तो आपको बताना है कि हरिदासी संप्रदाय को हम किस और नाम से जानते हैं? तो उसे सखी संप्रदाय भी कहा जाता है, विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि नई कविता के मुक्तक छंद अगस्त 1953 ईस्वी में कल्पना में प्रकाशित निबंध के रचनाकार कौन है? तो ये जो निबंध है अगस्त 1953 में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, नई कविता के मुक्तक छंद, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ए मुक्तिबोध, बी यज्ञ, सी जगदीश चतुर्वेदी और डी कह रहे कि रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आपको ये बताना है कि निबंध किसका है? तो ये निबंध रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया था, विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 कहते हैं कि वाराणसी का बनारस रूप किसका उदाहरण है? ये आपको बताना है। ए करें व्यंजन विपर्य का, बी करें कि व्यंजनागम का, सी करें व्यंजन लोप का और डी करें स्वर व्यंजनागम का। तो आपको बताना है कि वाराणसी का बनारस रूप जो है वो किसका उदाहरण है 14 नंबर सवाल में? तो इसे हम व्यंजन विपर्य कहते हैं, विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसमें जो है व्यंजन का रूप जो है वो बदल जाता है या अदला बदली हो जाता है। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। कह रहे हैं कि हिंदी भाषा का सर्वप्रमुख व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया, जिसका नाम था हिंदी व्याकरण। इसके लेखक कौन थे? ए कह रहे कि सूर्यदास वाजपेयी, बी कामता प्रसाद गुरु, सी हरदेव बाहरी और डी कह रहे कि पृथ्वीनाथ पांडे। तो आपको बताना कि हिंदी व्याकरण जो नागरी प्रचारणी सभा की देखरेख में लिखा गया था, इसके लेखक कौन थे? तो उनका नाम कामता प्रसाद गुरु है, विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? ये आपको बताना है। ए श्याम सुंदर दास, बी बाबूराव विष्णु प्रभाकर, सी कह रहे कि शिव प्रसाद गुप्त और डी कह रहे कि रामचंद्र शुक्ल। तो आज जो समाचार पत्र है इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त थे, विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आज समाचार समाचार पत्र की स्थापना जो है वो कब हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? ए कह रहे गिरिराज किशोर, बी कह रहे शिवलाल शुक्ल, सी गोविंद मिश्र और डी कह रहे निर्मल वर्मा। तो आपको बताना है तीसरी सत्ता उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये उपन्यास जो है वो गिरिराज किशोर के द्वारा लिखा गया, विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। करते हैं सवाल नंबर 18 की। 18 में कह रहे कि नाटक में अर्थ प्रकृतियां कितनी मानी गई हैं? ए कह रहे 7, बी 10, सी 5 और डी कह रहे 3। तो अर्थ प्रकृतियों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या कुल 5 है, विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। बीज, बिंदु, पताका, पकड़ी और कार्य, ये कुल 5 जो है अर्थ प्रकृतियां मानी गई हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 19। 19 में कह रहा है कि मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? ए गर्जन सिंह वर्मा, बी सूर्यकांत, सी निराला और डी रमता योगी। तो आपको ये बताना है कि जो मतवाला पत्रिका में एक अस्थायी स्तंभ चाबुक प्रकाशित होता था चाबुक नाम से, उसमें निराला अपनी रचना किस नाम से लिखा करते थे? तो निराला जी गर्जन सिंह वर्मा नाम से लिखा करते थे, विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। 20वें सवाल पर आते हैं। कह रहे कि राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? ये आपको बताना है। ए कर इलाहाबाद से, बी वाराणसी से, सी वर्धा से और डी कह रहा है उज्जैन से। तो 20वें सवाल का उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर इलाहाबाद से हो जाएगा, विकल्प ए उत्तर सही होगा। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का क्या नाम था? ये आपको बताना है। ए नरहरि दास, बी वल्लभाचार्य, सी विठलनाथ और डी अग्रदास। तो आपको बताना है कि भक्तमाल की जो रचयिता नाभादास हैं, इनके गुरु का नाम क्या है? 21वें प्रश्न का उत्तर, तो इनके गुरु का नाम अग्रदास, विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा।
22 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि प्रयोगवाद के भूलों का सुधार ही नई कविता है। यह कथन किसका है? ए शैलेश मटियानी, बी नरेश मेहता, सी महिप सिंह और डी नामर सिंह। तो 22 वाले प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? शैलेश मटियानी, नरेश मेहता, महिप सिंह या नामर सिंह। तो इसका सही उत्तर नरेश मेहता हो जाएगा, विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद से के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? ए केनोपनिषद, बी छांदोग्य उपनिषद, सी याज्ञवल्क्य उपनिषद और डी बृहदारण्यक उपनिषद। तो 23वें सवाल में बताना है कि अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, छांदोग्य उपनिषद के स्थलों का जो है सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। 24वें सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि भूलि कहत नवरस शुकब सकल मूल सिंगार। यह उक्ति किस आचार्य की है? ए देव, बी चिंतामणि त्रिपाठी, सी सोमनाथ और डी कह रहा है कि कुलपति मिश्र। तो 24वें प्रश्न में आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये देव की रचना है, विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 25वें सवाल पर आते हैं, कहते हैं कि स्रव एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? वर्षों नहीं है, ये वर्ण होगा। किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? एक ऋ और र को, बी ऋ और र को, सी ऋ और र को और डी ऋ और अ को। तो आपको ये बताना है कि किन दो वर्ण को सम्मिलित करके बनाया गया है। तो इसे श और र के योग से बनाया गया है, विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कह रहे कि मैथिली शरण गुप्त की किस रचना को प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का सूक्ष्म दर्पण कहा गया है? ए विष्णुप्रिया, बी जगद्बद्ध, सी जय भारत और डी भारत भारती। तो 26वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा कि गुप्त जी की वो कौन सी रचना है जिसे प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का सूक्ष्म दर्पण कहा जाता है? तो रचना का नाम जय भारत है, विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। 27वें प्रश्न पर आते हैं, कह रहे हैं कि संबुकबद्ध के रचनाकार कौन है? ए धर्मवीर भारती, बी जगदीश गुप्त, सी भारत भूषण अग्रवाल और डी कह रहा है प्रभाकर माचवे। तो 27वें प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो शंभुकबद्ध जो है वो जगदीश गुप्त की रचना है, विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 28वें प्रश्न पर आते हैं, कह रहा है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? ए मात्रा, बी अनुस्वार, सी हर्ष और डी कह रहा है प्लुत। तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो उसे मात्रा कहा जाता है, विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 29 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि जमन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी धूमिल, सी शिवमंगल सिंह सुमन और डी कह रहा है केदारनाथ अग्रवाल। तो आपको बताना है कि ये रचना जो है वो किसके द्वारा लिखित है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। 30वें सवाल पर आते हैं, 30वां सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब ते प्रीति शाम ते किन्नी ता दिन ते मेरे इन नैनन के निको नींद नलिनी। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी नंददास और डी परमानंद दास। तो 30वें में आपको बताना है कि पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? तो ये पंक्ति परमानंद दास के द्वारा लिखित है, विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।